हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 26 की शुरुआत में शो अपनी आंट से जियांग को इंट्रोड्यूस करवाता है। कहने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को बुखार था तो इसका ख्याल रखने के लिए मैं इसको घर पर ले आया हूँ। शो की आंट जैसे ही जियांग की तबीयत खराब होने का सुनती है तो इसे कहती है कि तुम्हें और खाना चाहिए, और जो कुछ भी शो के आगे पड़ा होता है वो इसकी आंट जियांग को दे देती है खाने के लिए, और कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ और चीजें भी बना देती हूँ। तो जियांग कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कुछ देर बाद फैक्ट्री वापस चली जाऊंगी। तो आंट पूछती है कि तुम वहाँ काम करती हो या तुम्हारी अपनी फैक्ट्री है। तो जियांग कहती है कि ये मेरी फैमिली की फैक्ट्री है। और जैसे ही शो की आंट तेंग्यू का नाम सुनती है तो कहने लगती है कि मैंने कल की लाइव स्ट्रीम देखी थी तो मुझे तुम लोगों के शूज का डिजाइन काफी पसंद आया है, और कहती है कि मैं अपने लिए तुम्हारी फैक्ट्री से शूज भी खरीदूंगी। ये सुनकर तो जियांग बहुत खुश हो जाती है और शो की आंट को थैंक्स करने लगती है। आंट कहती है कि तुम्हें शो ने बताया ही या नहीं, हमारी भी फैक्ट्री है जहाँ पर हम कप्स बनाते हैं। मैं और शो की मॉम इस फैक्ट्री को देखते हैं। और फिर आंट जियांग से कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं। तो जियांग फिर आंट को वीचैट पर ऐड कर लेती है। आंट शो को देख के कहने लगती है कि तुम इससे होशियार रहना, इस जैसे इन्वेस्टर्स पुरानी फैक्ट्रीज को खरीदना चाहते हैं। इसकी आंट और भी इसके बारे में नेगेटिव बातें कर रही होती है। ये सुनकर शो कहने लगता है कि अब आपको वापस चले जाना चाहिए, अगर आप यहाँ पर रहेंगी तो मैं जियांग का ख्याल कैसे रखूंगा। जियांग तो बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही होती है और फिर शो की आंट यहाँ से चली जाती है। शो जब अपनी आंट को सी ऑफ करके वापस आता है तो जियांग बर्तन धो रही होती है। जियांग कहने लगती है कि तुम और तुम्हारी आंट काफी क्लोज हो। शो कहने लगता है कि तुमने अभी तो कुछ भी नहीं देखा, मेरी आंट और मेरी मॉम की नजर में मैं एक ऐसा इन्वेस्टर हूँ जो कामयाब होने के लिए कुछ भी कर सकता है। जियांग कहती है कि तुम्हें वही लोग अच्छे से जानते हैं जो तुम्हारे करीब हैं। शो जियांग से कहता है कि फिर क्या तुम भी मेरे करीब रहना चाहती हो। तो जियांग इसके लिए मान जाती है और फिर शो जियांग को किस करता है। आज वेंचन का मैनेजर जियांग से मिलने के लिए आता है और ये कहता है कि हमने लास्ट टाइम जो तुम्हें ऑफर की थी हम उससे तुम्हें डबल पैसे देंगे और तुम अपनी मर्जी से ही काम कर सकती हो। लेकिन जियांग कहती है कि मैं इस वक्त रिजाइन नहीं करना चाहती और कहती है कि तेंग्यू में बहुत काम है। ये कहकर यहाँ से चली जाती है। तेंग्यू में सभी वर्कर्स काफी बिजी होते हैं क्योंकि इनको काफी ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डर्स मिले होते हैं। अब मैनेजर आकर वेंचन को बताता है कि हमें तेंग्यू के बारे में मजीद सोचना बंद कर देना चाहिए। तो वेंचन कहता है कि मुझे जियांग से फैक्ट्री वापस लेनी है। इसके बाद शो जियांग को हॉस्पिटल लेकर आता है और कहने लगता है कि क्या तुम्हें वाकई में मेरी जरूरत नहीं है। जियांग कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसको अपना चेकअप करवाने के लिए तुम्हारी जरूरत होगी, तुम आराम से अब कंपनी जा सकते हो। शो कहता है कि जब तुम डॉक्टर से अपना चेकअप करवा लोगी तो तुम मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। तो जियांग कहती है कि ठीक है। शो अब जियांग के लिए दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है तो जियांग शो को देखकर नर्वस हो जाती है। तो शो कहने लगता है कि मैं तो तुम्हारे दरवाजा खोल रहा था। जियांग ये सुनते ही जल्दी से यहाँ से चली जाती है और शो जियांग को जाता हुआ देखकर हंस रहा होता है। कहता है कि तो मुझे गुड बाय भी नहीं कहकर गई। अब हॉस्पिटल के अंदर जियांग गाओई को देखती है। गाओई कुछ रिपोर्ट्स लेकर जल्दी जल्दी आगे जा रहा होता है। अब जियांग भी इसके पीछे आने लगती है। अब यहाँ पर शो जियांग को कुछ देने के लिए आता है। ये देखता है कि जियांग गाओई के पीछे जा रही है। ये देखकर शो भी इन दोनों के पीछे चला जाता है। अब गाओई एक रूम में चला जाता है। गाओई के जाने के बाद जियांग भी न जाने का सोच रही होती है कि इतने में यहाँ पर शो आ जाता है। कहता है कि तुम ड्रिप क्यों नहीं लगवा रही और यहाँ पर क्या कर रही हो। जियांग से पूछते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शो इसको बोतल देकर कहने लगता है कि मैं तुम्हें ये देने के लिए आया था। और अब शो और जियांग यहाँ से चले जाते हैं। शो जब हॉस्पिटल से बाहर आता है तो ये गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। शो जैसे अपनी कार में आकर बैठता है तो ये यहाँ से गाओई को भी जाते हुए देखता है। शो बहुत गौर से गाओई को देख रहा होता है। गाओई का कोट देखकर शो को जियांग का दिया हुआ कोट याद आता है, वो भी बिल्कुल सेम होता है। और अब शो को मालूम हो जाता है कि ये गाओई है जिसको जियांग पसंद करती है। अब जियांग को यूशन की कॉल आती है। यूशन जियांग से इसकी तबीयत के बारे में पूछ रही होती है। तो जियांग कहती है कि मैं आज आखिरी दिन ड्रिप लगवाने के लिए आई हूँ। यूशन कहती है कि मैंने सुना है कि शो तुम्हारे साथ है। तो जियांग कहती है कि अभी तो मैं यहाँ पर अकेली हूँ, शो को कंपनी में काम था इसलिए वो चला गया है। तो यूशन कहती कि ड्रिप लगवाते समय किसी को तो तुम्हारे पास होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर आ रही हूँ। जियांग मना भी करती लेकिन यूशन इसकी बात नहीं सुनती। ऑफिस में बैठकर शो किसी गहरी सोच में गुम होता है। साथ ही इसको जियांग का मैसेज आता है कि तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूशन मेरे पास आ गई है और मेरी तबीयत पहले से काफी बेहतर हो गई है। शो जियांग को ओके का मैसेज करने के बाद इंटरनेट पर गाओई के बारे में सर्च करने लगता है। इसके बाद शो मिस्टर डू के साथ गोल्फ खेलने के लिए आ जाता है। मिस्टर डू कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पास तेंग्यू के लिए प्लान बी है, वो क्या है। तो शो कहता है कि मेरा प्लान बी भी जियांग ही है, जिसको सुनकर मिस्टर डू मुस्कुराते हैं और आगे चले जाते हैं। अब जियांग जब यूशन के साथ वापस जा रही होती तो यूशन इससे पूछती है कि क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना नहीं है। जियांग कहने लगती है कि मुझे लगता है कि अगर हम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक रहेगा तो हम डेट कर सकते हैं, और अगर ऐसा ना हुआ तो भी देखा जाएगा क्योंकि मैं और ज्यादा अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना चाहती। तो यूशन कहती है कि तुम्हारी इस मेंटेलिटी के साथ तो तुम्हारा रिलेशनशिप कभी भी सही से नहीं चल पाएगा। जियांग कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि ये कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जिसको परफेक्ट कहा जाए, लेकिन रिसेंटली जो सब कुछ भी हुआ है उसने मुझे शो के करीब
करीब कर दिया है। यूशन कहती है कि अगर तुम किसी पर रिलाय करना चाहती हो तो मुझे नहीं लगता कि शू बेहतरीन चॉइस है। तो जियांग कहती है कि शू काफी अच्छा है। ये सुनकर यूशन कहने लगती है कि फिर तुम अपने दिल को फॉलो करो। अब गाओही ने जोइंग को मिलने के लिए बुलाया होता है। जोइंग कहती है कि क्या ये सच है कि लीडो इस इवेंट में तेंग्यू को एक काउंटर ऑफर कर रहा है और लीडो ही तेंग्यू को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेगा। गाओही कहता है कि तुमने शेंगचन आर्ट प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा काम किया था तो उसका इंडस्ट्री में काफी इन्फ्लुएंस है। मैंने शेंगचन आर्ट प्रोजेक्ट के मिस्टर हुआ से भी बात कर ली है और वो तेंग्यू के साथ हमारे डिपार्टमेंट में अपनी शॉप खोलने के लिए तैयार हैं। जोइंग तो ये सुनकर बहुत खुश हो गई होती है, लेकिन ये जियांग के बारे में कुछ कहने लगती है तो गाओही कहता है कि क्या जियांग अभी भी इस ऑफर के बारे में सोच रही है। जोइंग पूछती है कि आपकी और जियांग के दरमियान आखिर क्या गलतफहमी है। तो गाओही कहता है कि तुम वापस जाकर उसे डिस्कस कर लो और मुझे बता देना। ये सब करने के लिए शुक्रिया अदा करती है तो गाओही कहता है कि मैं वाकई में ही तेंग्यू की मदद करना चाहता हूँ। ऑफिस आने के बाद जियांग फाइल्स को चेक कर रही होती है तो इसमें लीडो डिपार्टमेंट वाला ही प्रोजेक्ट को जब ये देखती है तो ये यूशन से पूछती है कि ये अभी तक फाइल्स में क्या कर रहा है। तो यूशन कहती है कि मैंने खुद इसको रखा है। जियांग कहती है कि हम इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो यूशन कहती है कि ये तेंग्यू के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो जियांग कहने लगती है कि अगर मेरे डैड होते तो क्या वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट करते। तो यूशन कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक दफा तुम्हारे डैड ने मुझसे कहा था कि मार्केट में अगर तुम्हें किसी शख्स ने धोखा भी दिया हो और तुम्हारे पास उसके साथ बिजनेस करने का मौका हो तो तुम्हें उसके साथ कोऑपरेट जरूर करना चाहिए। भले गाओही ने तुम्हारे डैड को धोखा दिया है, लेकिन अगर हम इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो तेंग्यू को ऑफलाइन बहुत सारे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। जियांग अभी भी हेजिटेट कर रही होती है तो यूशन कहती कि तुम्हें मालूम है कि लाइव स्ट्रीम वाले दिन मिस्टर फांग यहाँ पर आए थे। उनको हमारा डिजाइन और सभी कुछ काफी पसंद आया था, लेकिन उन्होंने फिर भी हमें ऑर्डर नहीं दिया क्योंकि मार्केट में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए अगर हम ऑर्डर्स देना चाहते हैं तो हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये कॉन्फिडेंस देना होगा। जियांग कहती थी कि ना भी तो गाओही को नहीं माफ कर सकती। तो यूशन कहती है कि हाँ मैं उसको नहीं माफ कर सकती, लेकिन यूशन कहने लगती है कि अगर तुम्हारे डैड बीमार नहीं होते और उनकी अचानक से डेथ ना हो जाती तो कुछ भी ना बदलता। यूशन जियांग का हाथ पकड़ती है और कहने लगती है कि मुझसे वादा करो कि तुम फैसला तब लोगी जब तुम बिल्कुल रिलैक्स होगी। यूशन यहाँ से चली जाती है, कहती है कि अच्छे से सोचो फिर मुझे इस बात का जवाब देना। जियांग बैठ कर सोचने लगती है, काफी इमोशनल हो गई होती है। अगले दिन जियांग जब जॉगिंग कर रही होती है तो ये इसी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रही होती है। यहाँ पर जियांग को शू की कॉल आती है जो उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास वक्त है। तो जियांग कहती है कि मुझे एड्रेस सेंड कर दो। अब मिस्टर फांग जियांग को मिलने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं तेंग्यू के साथ एक ब्रांड कलेक्शन स्टोर खोलना चाहता हूँ, तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। जियांग कहती है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो मिस्टर फांग कहते हैं कि क्या। जियांग कहती है कि मैं आपकी चारों ब्रांचेस के अंदर एक एक शॉप चाहती हूँ। मिस्टर फांग कहते हैं कि ये स्टोर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, इसीलिए सिर्फ एनिडा जैसे ब्रांड ही इन स्टोर्स को डिजर्व करते हैं। जियांग कहती है कि तेंग्यू के जो फर्स्ट बैच के शूज हैं वो भी बहुत बेस्ट हैं। मिस्टर फांग कहते हैं कि तुमने कभी भी फ्री यूनिकॉर्न को अपने ओपोनेंट की तरह नहीं लिया, बल्कि तुम तो एनिडा के साथ कम्पीट करना चाहती हो। जियांग कहती है कि मैं अपने सारे शूज आपको पुरानी फैक्ट्री की कीमत पर बेच दूंगी, एनिडा तो कभी भी आपको इतना प्रॉफिट ऑफर नहीं करेगा। मिस्टर फांग कहते हैं कि क्या तुम प्रॉफिट नहीं कमाना चाहती। और अब हमें दिखाया जाता है कि जियांग के डैड मिस्टर फांग से बात कर रहे हैं और कहते हैं कि अगर तुम तेंग्यू के शूज इन चारों शॉप्स में रखने को तैयार हो जाते हो तो मेरे लिए यही प्रॉफिट है। और जियांग ने भी बिल्कुल यही जवाब दिया होता है। मिस्टर फांग तो गहरी सोच में गुम हो गए होते हैं, कहने लगते हैं कि अब एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ पर तुम नहीं बल्कि तुम्हारे डैड बैठकर मुझसे बात कर रहे हैं। जियांग को ये सुनकर अच्छा लगता है, कहती है कि 10 सालों से जो आपकी मेरे डैड के साथ दोस्ती है उसकी खातिर क्या आप इस बार मेरी मदद कर सकते हैं। मिस्टर फांग कहते हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए लॉयर से बात करता हूँ, इसलिए तुम मेरा इंतजार करना, जब मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाऊंगा तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। जियांग मिस्टर फैंग का शुक्रिया अदा करती है। अब शू बार में बैठा होता है, यहाँ पर इसे मिलने के लिए मिस सॉन्ग आती है। असल में जियांग को पहले मिस्टर फांग की कॉल आई होती है और शू ने मिस सॉन्ग को कॉल करके मिलने के लिए बुलाया होता है, लेकिन सीन ऐसे दिखाया जाता है कि ऐसे लगता है कि शू जियांग को ही मिलने के लिए बुला रहा है। मिस सॉन्ग पूछती है कि आखिर तुमने मुझे आज यहाँ पर मिलने के लिए क्यों बुलाया है। शू कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो एक लड़की को प्यार करता है, लेकिन उस लड़की को किसी और लड़के पर क्रश है, लेकिन उन दोनों ने कभी एक दूसरे को डेट नहीं किया और उस लड़की ने मेरे दोस्त को उस ब्रांड के कपड़े दिए जो ब्रांड उसके क्रश को पसंद है। तो ऐसा करने से उस लड़की का क्या मतलब है। मिस सॉन्ग कहती है कि क्या तुम जियांग के बारे में बात कर रहे हो। शू कहता है कि तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस करो। मिस सॉन्ग कहने लगती है कि हर किसी का पास्ट होता है, तुम्हारा भी तो है, और जहाँ तक बात रही ब्रांड की तो ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है क्योंकि अभी जो जियांग के साथ है वही विनर है। शू कहता है कि तुम ठीक कह रही हो। जियांग जब तेंग्यू वापस आती है तो जोइंग इसका इंतजार कर रही होती है। जोइंग कहती है कि आज मैं गाओही से मिलने के लिए गई थी। ये कुछ कहने वाली होती है तो जियांग कहती है कि मैंने मिस्टर फांग के साथ डील कर ली है। जोइंग कहती है कि मिस्टर फांग हमें जो भी ऑफर
ऑफर कर रहे हैं, हम लीडो से उससे ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। जोइंग कहती है कि गाओई ने मुझे आज बताया कि उसने शिंगचन आर्ट प्रोजेक्ट को हमारे साथ काम करने के लिए मना लिया है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब तेंग्यू का प्लान लीडो के प्रोजेक्ट प्रोसेस को पास कर लेगा। जियांग कहती कि मिस्टर फांग की कंपनी के साथ हमें लीडो की जरूरत नहीं है। जोइंग कहती कि अगर हम लीडो के साथ काम करेंगे तो हमें मिस्टर फैंग की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। जियांग कहती कि आखिर तुम इसके इतने खिलाफ क्यों हो। जोइंग कहती है कि लीडो का प्लान जो हमारे ब्रांड को इमेज देगा वही इमेज हम अपने ब्रांड को देना चाहते हैं, और अगर पर्सनल बात की जाए तो गाओई 10 सालों से तुम्हारा दोस्त है और वो तुम्हारी मदद करना चाहता है। जियांग गुस्सा हो जाते ही कहने लगती है कि गाओई जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ अपने लिए कर रहा है। जोइंग कहती कि क्या तुम माजी को भुला नहीं सकती। तो जियांग कहती कि मैं उसको क्यों माफ करूं और एक नया मौका क्यों दूं। जोइंग कहती कि ठीक है, तुम लीडो और मिस्टर फैंग की कंपनी को छोड़कर और किसी के साथ भी डील कर सकती हो। जियांग से ऐसा करने का कारण पूछती है तो कहती है कि अगर तुमने मिस्टर फैंग के साथ काम किया तो मैं तेंग्यू छोड़कर चली जाऊंगी। जियांग कहती है कि तुम जज्बाती होकर क्यों सोच रही हो। तो जोइंग उसको बता देती है कि मिस्टर फैंग ने इससे बदतमीजी करने की कोशिश की थी। ये सुनकर तो जियांग भी हैरान हो जाती है और जोइंग यहाँ से चली जाती है। घर पर आने के बाद शो जियांग के मुताल्लिक ही सोचा जा रहा होता है और जियांग भी जोइंग की बात पर गौर करने लगती है। दूसरी तरफ जोइंग यंग जियान के साथ बोट पर आई होती क्योंकि ये बहुत अपसेट होती है। यंग जियान जोइंग को देख रहा होता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 26 खत्म हो जाती है।